अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अब तो भाई मौसम भी बड़ा ठंडा हो गया और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमने जो कंप्यूटर का पढ़ना है, ठीक है, पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, आईसीएस का, ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पढ़ना है, ठीक है, और इसके बाद 3 और टॉपिक और आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये चीजें अच्छी है, प्रोग्रामिंग आपको बिल्कुल बुरी लगती है, बिल्कुल समझ नहीं आती, ठीक है, स्टिल आप लोग इस जो 5-6 चैप्टर्स हैं इनकी बुनियाद के ऊपर अपनी फील्ड डिसाइड कर सकते हैं और आप डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की फील्ड में भी जा सकते हैं, ठीक है, या आप एसक्यूएल डेवलपर, डेटाबेस डेवलपर बन सकते हैं। तो आपके पास, ठीक है, ये एक अलग से एक पूरी प्रॉपर फील्ड है, डाटा माइनिंग, डाटा साइंसेस की, ठीक है, डाटा वेयर हाउसिंग की, डाटा एनालिसिस की, डेटाबेस डेवलपर की, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, बकायदा एक प्रॉपर फील्ड। तो कोशिश कीजिएगा इन टॉपिक को किताब से भी बखूबी अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा और यहाँ पे भी मेरे पास भी समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है डेटाबेस एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि उन वो चीजें जिनकी बुनियाद पे इस चीज को बनाया गया, ठीक है, या वो चीजें जो ये सिस्टम करता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी चीज की बुनियाद पे अगर कोई चीज बनती है तो वो उन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। या एक चीज जो काम कर सकती है वो उसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम लोग कवर करेंगे आपकी किताब का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में कहता है व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या होती है पहले तो ये बताओ। Which facilities are provided by the database system? डेटाबेस हमें क्या फैसिलिटेट करेगा, कौन सी खुसूसियात या आसानियां पैदा करेगा। Discuss the objective of the database in your own word, और साथ ही अपने अल्फाज के अंदर आपने एक्सप्लेन करना है। इसका मतलब ये क्रिएटिव क्वेश्चन है। पढ़ना तो आपने किताब से है लेकिन इसे अपने अल्फाज में बदलने के लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। याद रखिएगा क्रिएटिव क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। सेल्फ राइटिंग वाले अक्सर क्वेश्चन बोर्ड के अंदर, आईसीएस के अंदर आना आम बात है। हर साल 1-2, कभी-कभी 2-3 भी आ जाते हैं, आते रहते हैं। तो नॉर्मली 1-2 आना आम बात है। तो यहां पे भी आप नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव को पढ़ना तो जरूर है आपको, यहां से मवाद मटेरियल तो मिल जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप इसके हेडिंग्स को याद रखें और इसके अंदर डाटा जो है वो खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस कहता है कलेक्शन ऑफ डाटा, बस इतनी सी बात। A collection of logically related data। होना तो कलेक्शन ऑफ डाटा चाहिए, वही डेटाबेस है, लेकिन लॉजिकली रिलेटेड हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट की तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का डाटा होना चाहिए, और जब मैं बात करूं टीचर की तो सारा का सारा टीचर का डाटा। जब मैं बात करूं एडमिन स्टाफ की तो सिर्फ एडमिन का डाटा, ठीक है। जब मैं बात करूं लोअर स्टाफ की तो सिर्फ लोअर स्टाफ का। जब मैं बात करूं गर्ल्स की तो सिर्फ गर्ल्स का डाटा होना चाहिए, लॉजिकली रिलेटेड होना चाहिए डाटा, ठीक है। जैसे कि टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर क्या होंगे, सिर्फ आपको टेलीफोन के नेम नंबर्स मिलेंगे, वो भी सॉर्टेड फॉर्म में, कि वो प्रोवेंस के लिहाज से अरेंज होते हैं। अब तो ये आती नहीं, ठीक है। जब मोबाइल फोन नहीं इतने आम थे 2000 से पहले तक, ठीक है, तो आपके पास 20वीं सदी के अंदर आम बात थी जब आपके पास घरों में वायर वाले फोन, पीटसेल के फोन हुआ करते थे, येलो डायरेक्टरी फोन डायरेक्टरी मिलती थी जो अरेंज होती थी। पहले वो प्रोविंस वाइज होती थी, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान वगैरह, ठीक है। फिर उसके अंदर सिटी वाइज अरेंज होती थी, ठीक है। यानी कि पहले मुझे पंजाब ढूंढना है, पंजाब के अंदर एस ढूंढना है शेखुपुरा, और शेखुपुरा के अंदर आके मैं आपके नाम के, आपके फादर जिसके भी नाम का कनेक्शन लगा उसका नाम ढूंढूंगा तो मुझे उसके घर का नंबर मिल जाएगा। तो सारा डाटा क्या होता है, ऑर्गेनाइज। और यहाँ पे सिर्फ टेलीफोन नंबर होते थे और कोई चीज नहीं होती थी, क्योंकि ये टेलीफोन डायरेक्टरी थी, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। इसमें पर्सनल एड्रेस बुक, आप लोग की एड्रेस बुक लोग उस वक्त आम तौर पे बना के रखते थे, छोटे छोटे डायरी पॉकेट में रखते थे कि भाई ये इसका नाम है, ये शुक्रा में फलानी जगह पे रहता है, ये इसका घर का फोन नंबर है, ठीक है। ये लाहौर में रहता है, ये फैसलाबाद में रहता है, ये इसका फोन नंबर है। तो एड्रेस बुक होगी जैसे आपकी पर्सनल, ठीक है। ये सारी एग्जाम्पल है लॉजिकली रिलेटेड डाटा की, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कहता है डेटाबेस जो होती थी कंटेन डाटा और इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक। डेटाबेस के अंदर जो भी रिकॉर्ड होता था, यह आज भी जो होता है वो कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड होता है, ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ा होता है। मिसाल के तौर पर कॉलेज है तो सिर्फ कॉलेज वालों का डाटा होगा, कॉलेज में जुड़ी कोई भी चीज का होगा, कॉलेज के अलावा किसी का भी डाटा नहीं होगा, ठीक है। तो डेटाबेस क्रिएट एंड मेंटेन मैन्युअली और कंप्यूटराइज, ठीक है। डेटाबेस को हम लोग मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं
कर सकते थे और कर सकते हैं आज भी, और ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली भी क्रिएटेड की करवाई जा सकती है। ठीक है, मैन्युअली डेटाबेस में आपके पास क्या आता है, लाइब्रेरी कार्ड, कैटलॉग वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, कैटलॉग से मुराद एक ऐसी चीज, एक ऐसी डाटा को फाइल बोलते हैं जहां पे एक चीज को, जैसे आपके पास फोन लॉग होता है, कॉल करते हैं ना जब आप किसी को, तो आपके पास क्या होता है, मिस कॉल, आपके पास कॉल लॉग खुलता है जिसके अंदर मिस कॉल का सारा, मिस कॉल वाला जो पोर्शन पे जाता है, मिस कॉल का सारा, मिस कॉल के अंदर जब जाते हैं मिस कॉल का सारा रिकॉर्ड मिलता है। डायल कॉल के अंदर जाते हैं तो सारा डायल कॉल का रिकॉर्ड मिलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, कॉल लॉग बोलेंगे या कैटलॉग बोलेंगे। ठीक है, फोन की कैटलॉग बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह और भी एग्जांपल्स है हमारे पास। ठीक है, डेटाबेस ऑफ एम्प्लॉय से क्या मुराद होगी, वो वाली डेटाबेस जिसके अंदर सारा का सारा एम्प्लॉय का डाटा होगा। डेटाबेस ऑफ स्टूडेंट से क्या मुराद होगी, जिसके अंदर सारा का सारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा हर तरह का। ठीक है, और डेटाबेस जो सी है वो क्रिएट की जाती है एंड मेंटेन की जाती है मैन्युअली भी, और साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटराइज भी की जा सकती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली मतलब के, और मैन्युअली यानी कि खुद से भी बनाई जा सकती है। तो डेटाबेस के अंदर सारे रिकॉर्ड खुद से मेंटेन किया जा सकता है, खुद से भी एंटर किया जा सकता है, या आप ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसे डिजाइन कर लेते हैं जिसमें कुछ ना कुछ डाटा तो आपने एंटर करना है, लेकिन बाकी सारा डाटा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद भी मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक ये चीजें थी। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, एक कलेक्शन ऑफ डाटा है, कौन सा वाला, लॉजिकली जो आपस में रिलेटेड हो। ठीक है, साथ ही साथ ये उस दौर में आई डेटाबेस, उस वक्त इन्वेंट की गई या इस्तेमाल की गई जब इंटरनेट बनना शुरू हो गया। तो ये दो चीजें ध्यान में रखे, आगे आप पढ़े ना तो आपको इंशाल्लाह उम्मीद है सारी समझ आ जाएगी कि डेटाबेस में आखिर ये क्या सारी की सारी खसूसियत कैसे आ गई। ठीक है, अब डेटाबेस के अंदर कुछ और भी एग्जांपल उसने लिखी है। ठीक है, जैसे आप लोग इंफॉर्मेशन स्टोर बाय द बैंक, ठीक है, ये भी आपके डेटाबेस की एक एग्जांपल है। वो किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, करंट अकाउंट की, सेविंग अकाउंट की, ऑटोमोबाइल लोन की, फाइनेंस की, पर्सनल लोन्स वगैरह, ये सारा का सारा बैंक का डेटाबेस है जिसमें इस तरह के डिफरेंट क्लाइंट के रिकॉर्ड क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट आ गई फैसिलिटेशन। ठीक है, फैसिलिटी कहता है डेटाबेस इंसर्ट द न्यू रिकॉर्ड, आपको नया रिकॉर्ड एंटर करने की इजाजत देती है। वैसे ही तो आपको फैसिलिटी फाइल भी देती है। रिट्रीविंग, ये फाइल भी देती थी, डेटाबेस भी ये वाली फैसिलिटी आपको देती है। डिलीटिंग, ये फाइल भी देती थी, डेटाबेस भी। ये वो फैसिलिटेशंस हैं जो आपको दोनों जगह मिल जाएंगे। ठीक है, रिकॉर्ड का एंटर करना, अपडेट करना, डिलीट करना, रिमूव करना। एक्चुअल में जो काम की चीज है वो है ऑब्जेक्टिव। फैसिलिटीज तो दोनों के अंदर सेम थी, उसके अंदर भी थी, हाँ उसमें कुछ लिमिटेशन थी इंटरनेट ना होने की वजह से। यहां पे वो वाली लिमिटेशन आपकी नहीं है कि आप डाटा शेयर भी कर सकते हैं, सेंट्रलाइज डाटाबेस बनाकर रख सकते हैं, हर एक डाटा एक ही जगह स्टोर करो, हर जगह पे हर बंदे को वो डाटा नजर आ सके। तो ये भी इसकी फैसिलिटेशन के अंदर आप लोग ये चीजें भी लिख सकते हैं डेटाबेस की। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि ऐड, रिमूव, अपडेटिंग, ठीक है, शेयरिंग। ठीक है, और की अगर बात करें तो कहता है आप इंसर्ट कर सकते हैं नया रिकॉर्ड, रिट्रीविंग कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, अपडेटिंग। ठीक है, और जो न्यू फाइल बनाना चाहे न्यू फाइलें भी बना सकते हैं, और साथ ही साथ एग्जिस्टिंग फाइल्स को रिमूव भी कर सकते हैं। ये तो वो फैसिलिटेशंस हैं जो फाइल भी देती थी। ठीक है, ये नई नई इसने जिक्र किया, नए के अंदर जिक्र करता तो साथ में आपसे ये भी लिख देना चाहिए था कि भाई अब डाटा को आप शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, डुप्लीकेशन आपके पास जो सी है वो नहीं होने देता। आप इसमें ना इंटीग्रिटीज भी अप्लाई कर सकते हो, रूल्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बहरहाल जो किताब में डाटा है आपने इस टॉपिक में उसके लिहाज से ही तैयार करना है, तो आपको ये फैसिलिटी मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाए तो ये है वो ऑब्जेक्टिव जिनकी वजह से डेटाबेस को बनाया गया। फाइल सिस्टम को फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यानी कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को छोड़ा गया और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, याद रखिएगा फाइल और डेटाबेस दोनों के आगे प्रोसेसिंग या मैनेजमेंट सिस्टम का वर्ड यूज होता है। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर मैनेजमेंट सिस्टम का लफ्ज यूज करते हैं, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम अब ज्यादातर कॉर्पोरेट में बार बार जिक्र कर चुका हूं, नहीं होते। अब जो यूज होते हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने की मेन वजह जो सी थी वो आपके पास अब जिक्र करने लगे हैं ऑब्जेक्टिव के नाम से।
तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, फाइल सिस्टम के बाद आपके इस चैप्टर का, ठीक है। तो डाटा इंटीग्रिटी सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव, डाटा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वैसे मैथ में भी आप लोग पढ़ रहे होंगे सेकेंड ईयर में, तो आपने लफ्ज इंग्रेडिएंट्स पढ़ा होगा, ठीक है, वहीं से आपके पास एक लफ्ज है इंटीग्रेशन, या यहां से ही निकला वो लफ्ज है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहते हैं चीजों के मिलाने की, इकट्ठा करने के अमल को, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स को मिलाना, ठीक है, एलिमेंट्स को, ये चीजों को इकट्ठा करना, जोड़ना या मिलाना, ठीक है, वो इंटीग्रेशन होता है। कहता है फाइल बेस्ड सिस्टम जो थे हमारे, फाइल बेस्ड वाले जो पहले सिस्टम थे ना, डाटा स्टोर इन सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट। हर डिपार्टमेंट के पास अपनी अपनी अलग-अलग फाइलें थी, हर एक के पास अलग-अलग पड़ी होती थी, स्टोर भी सारे अलग-अलग करते थे और हर एक के पास पड़ी भी अलग-अलग होती थी। लेकिन डेटाबेस के अंदर फाइल, ठीक है, आर इंटीग्रेटेड इनटू या इन अ सिंगल फाइल। एक ही फाइल के अंदर सारा का सारा डाटा रखा जाता था इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स या अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर टेबल्स बना के डाटा को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया गया और ओवरऑल फाइल एक ही रहती थी। यानी कि आप कॉलेज के नाम से, एपेक्स कॉलेज के नाम से, कॉलेज के नाम से आप एक फाइल बनाएंगे, उसके अंदर आप स्टूडेंट का टेबल लैदा बना होगा, टीचर का टेबल लैदा, मेडिकल का टेबल लैदा, एग्जामिनेशन का टेबल लैदा, अकाउंट का टेबल लैदा। तो यहां पे टेबल बना के सेपरेशन की जाती थी, किसके अंदर, एक ही फाइल के अंदर, ठीक है। ये सबसे पहला एडवांटेज था। जबकि वहां पे स्टूडेंट की फाइल लैदा बनती थी, मेडिकल की फाइल लैदा, इंजीनियरिंग की फाइल लैदा, आईसीएस की फाइल अलग, अकाउंट की फाइल अलग, हर चीज की अलग अलग फाइल बना करती थी, जबकि यहां पे ऐसा नहीं है। उसके बाद लॉजिकली डाटा इज सेंट्रलाइज, डाटा को सेंट्रलाइज कर दिया गया क्योंकि इंटरनेट आ चुका था। सारे कंप्यूटर आपस में वायर लगा के स्टार टोपोलॉजी के जरिए, बस टोपोलॉजी के जरिए, बहुत प्रोबेबली ज्यादातर स्टार टोपोलॉजी यूज होती है, तो स्टार टोपोलॉजी लगा के सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर दिए गए थे, ठीक है। तारों का सिस्टम आ चुका हुआ था, तार वाला इंटरनेट, तो सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट थे। एक मेन बड़ा कंप्यूटर बनाया जाता था, उसमें सारा डाटा रखा जाता था, तारे लगा के बाकी कंप्यूटर के साथ जोड़ दी जाती नहीं, और सारे लोगों के पास डाटा वो नजर आ जाता था। कोई भी इनमें से सेव करेगा तो मेन कंप्यूटर में आगे डाटा स्टोर होगा, और किसी ने भी खोल के देखना, सारों को अप टू डेटेड नया ही डाटा सारों को नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट आ चुका हुआ था जब ये डाटाबेस को डेवलप किया गया। तो यहां पे सेंट्रलाइज सिस्टम हुआ करता था। फिजिकली डाटा में बी लोकेटेड ऑन अ डिफरेंट सर्वर, ठीक है ना, फिजिकली आपके पास डिफरेंट लोकेशन पे अलग कंप्यूटर में स्टोर है, ठीक है, और वो एक नहीं, एक से ज्यादा कंप्यूटर भी हो सकते हैं। जैसे गूगल के कहते हैं 3 करोड़ से भी ज्यादा सर्वर, ठीक है, और हर मुल्क के लिए उसमें अलग-अलग आपके पास क्या क्या डोमेन रखी है। जैसे आप google.com लिख के एंटर दबाएंगे, google.pk वाली खुलती है, इंडिया में खोलेंगे इंडिया वाली खुलेगी। तो गूगल के हर एक कंट्री के वाइज, ठीक है, इनके सर्वर अलग है, और हर एक किसी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा सर्वर है, किसी कंट्री के लिए कम सर्वर है, तो बेइंतहा सर्वर है, ठीक है। तो बैकएंड में बहुत ज्यादा सर्वर भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, सिस्टम के पर डिपेंड करता है, छोटा है या बहुत बड़ा है, ठीक है। तो बेशक वो सर्वर कहीं और पड़ा हो, वो मेन कंप्यूटर कहीं और पड़ा हो, ठीक है, लेकिन आप उसे बैठ के अपने मोबाइलों में, अपने कंप्यूटर से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और आपको हमेशा अप टू डेट डाटा नजर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कहता है दूसरा, पहला तो हो गया ना डाटा इंटीग्रेटेड, कि डाटा इकट्ठा होने लगा, इकट्ठा होकर पड़ा होता है सारे एक ही जगह पे। दूसरा फायदा क्या मिला, डाटा की इंटीग्रिटी आ गई, ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब है डाटा रिलायबल हो गया, यकीन कर सकते हो उसके ऊपर, और डाटा एक्यूरेट भी होने लगे, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई होती हैं। यहाँ पे आपके पास रूल्स अप्लाई करने आप डेटाबेस के अंदर रूल्स अप्लाई कर सकते हैं कि भाई ये वाला डाटा एंटर हो, ये वाला डाटा ना एंटर हो, ये टेक्स्ट फील्ड है, इसमें सिर्फ टेक्स्ट वाला डाटा जाए, न्यूमेरिक डाटा ना जाए। तो यहाँ पे डाटा आपके पास इंटीग्रिटी वाला था, जो कि रिलायबल भी था और एक्यूरेट भी था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कहता है डाटा आइटम स्टोर इन अ सर्वर फाइल, ठीक है, और मुख्तलिफ फाइलों के अंदर आपके पास क्या है, डेटाबेस में मुख्तलिफ डाटा टेबल्स होते हैं एक्चुअल में। तो आपके पास एक डेटाबेस के अंदर एक फाइल के अंदर, डेटाबेस एक फाइल जो है उसके अंदर आपका डाटा पड़ा हुआ है, तो कोई इसके अंदर चेंजिंग करेगा तो बाकी तमाम कंप्यूटर को भी वो चेंज डाटा ही नजर आएगा, ठीक है। तो इसी से आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रिटी में आगे कहता है एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द सर्टेन कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स जो उनसे हैं वो रूल्स को ही कहते हैं, ठीक है, कि डेटाबेस के अंदर रूल्स वगैरह अप्लाई किए जा सकते हैं जिसकी वजह से उसमें एक्यूरेसी आती है और उसका डाटा रिलायबल होता है,
ठीक है, ये कंस्ट्रेन वर्ड वही है जो आपने मैथ में 5वें चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये रोजमर्रा की चीजों को भी बोलते हैं और कंस्ट्रेंट्स और रूल्स को भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स की आपके पास क्या होता है, कहता है कंसिस्टेंसी रूल्स, ठीक है। ये वो रूल्स हैं जो आपके सिस्टम के अंदर कंसिस्टेंसी लेके आते हैं, ठीक है। तो आपके पास इंटीग्रिटी के जरिए इन रूल्स को इंप्लीमेंट किया जाता है ताकि डेटाबेस के अंदर सारा का सारा एक्यूरेट डाटा हो। नेम की फील्ड में सारे नेम पड़े और रोल नंबर की फील्ड में सारा रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ के अंदर डेट वाली फील्ड के अंदर सारा डेट्स वगैरह पड़ी हो, किसी का भी डाटा आपस में मर्ज वगैरह ना हो। सिटी में सिर्फ सिटी पूछी जाए, एड्रेस के अंदर सिर्फ, ठीक है, और स्ट्रीट के अंदर स्ट्रीट पूछी जाए, एरिया के अंदर सारा का सारा डाटा, ठीक है, जिस तरह का होना चाहिए उसी तरह का ही पड़ा हो। इवन कि आप पर्टिकुलर फॉर्मेट में भी डाटा पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं कि भाई अपना आईडी कार्ड नंबर लिखो, पहले 5 डिजिट लिखो, उसके बाद डैश आनी चाहिए, लाजमी तौर पे आनी चाहिए, ना भी यूजर डालेगा तो आपको डलवा सकते हैं उससे, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर इंटीग्रिटीज अप्लाई हो जाती है जिसकी वजह से डाटा इंटीग्रिटी वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है डाटा इंडिपेंडेंट। ये वही पॉइंट है जो फाइल के अंदर भी पढ़ के आए हैं कि प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। यहां पे प्रोग्राम और डाटा इंडिपेंडेंट होता है, आजाद, वहां पे डिपेंडेंट, यहां पे इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है आपकी डेटाबेस के थ्रू जो डाटा, आपके प्रोग्राम के थ्रू जो डेटाबेस में डाटा जा रहा है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। आप डाटा, आप उस प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर के जरिए भी अपने पीछे डेटाबेस के अंदर डाटा भेज सकते हैं कि भाई यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी फादर नेम वगैरह पूछा हुआ है, सेव बटन दबाया, यहां से भी डाटा पीछे जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। अगर आपने प्रोग्राम के जरिए नहीं करना, साइड पर रखें, आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डायरेक्ट जाके भी नाम, अता पता, कोई भी चीज को अपडेट या एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे डाटा जो है प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट आपके पास अगली चीज जो है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है होती है, ठीक है। तो हमारे पास बुक में तो बेसिकली इसके 3 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें और भी क्रिएटिव जो से पॉइंट लिखे जा सकते हैं। पीछे जितने भी आपने डिसएडवांटेज पढ़े हैं उनको नेगेटिव करके यहाँ पे पॉजिटिव बना के लिख दें तो सारे के सारे आपके डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। कि वहां पे आपके पास रिडेंडेंसी होती थी, यहाँ पे रिडेंडेंसी डेटाबेस में नहीं होती। वहां पे इनकंसिस्टेंसी थी, यहाँ पे कंसिस्टेंसी है, यानी कि इनकंसिस्टेंसी यहाँ पर नहीं होती। वहां पे डाटा शेयरिंग का मसला था, यहाँ पे डाटा शेयरिंग का मसला नहीं होता। वहां पे डाटा रिलायबल नहीं था, यहाँ पे डाटा रिलायबल होता है। वहां पे सिक्योरिटी का इशू था, यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू नहीं होता, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स को भी आप क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं। तो ये डेटाबेस और उसके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहां तक खत्म होता है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो डेटाबेस मॉडल्स हैं, ठीक है। ये इंतहाई जो सा है एक प्रॉपरली जो सा है एक लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये पिछले अगर हम लोग 18 साल की हिस्ट्री देखें तो ये एक बार आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन, एक बार आया, बहुत अरसा पहले की बात है, लेकिन एक बार आया हुआ है। उसके बाद ये कभी नहीं आया हुआ, क्योंकि इसके अलावा इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े आपने। फाइल प्रोसेसिंग पढ़ा, फाइल और फाइल की टाइप पढ़ा, ठीक है, फाइल के डिसएडवांटेज पढ़े, उसके बाद आपने एक और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, रिसेंटली डेटाबेस और उसके ऑब्जेक्टिव के नाम से, और फिर ये आप लोग पढ़ रहे हैं डेटाबेस के मॉडल। तो हमारे पास इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कवर करने के लिए, इसलिए इसकी एक बार किसी दौर में बारी आई थी, उसके बाद आज तक दोबारा बारी नहीं आई। तो डेटाबेस मॉडल क्या होते हैं, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल। मॉडल होते हैं ये भी बताओ और मुख्तलिफ मॉडल्स को डिस्कस भी करो। तो स्टार्ट करते हैं, पहले तो मॉडल के लफ्ज को समझ लें, डेटाबेस का मॉडल क्या होता है, फिर हम लोग इसके डिफरेंट जो से मॉडल्स हैं उनको देखेंगे। तो कहता है सेट ऑफ रूल्स या कॉन्सेप्ट, ठीक है, दैट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होता है वो मॉडल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपका घर कि भाई यहाँ पे लिविंग एरिया है, यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे किचन है, ये टीवी लॉन्च है, ठीक है, ये गेस्ट रूम है, और ये इतनी जगह पे ये ऐसा दरवाजा लगा है। ये क्या है आपका सारा का सारा स्ट्रक्चर। इसे हम घर का मॉडल भी बोलते हैं, घर का स्ट्रक्चर भी। इसी तरह डेटाबेस में डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। उन्हीं स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल्स बोलते हैं, ठीक है, जो खास रूल्स के जरिए डिजाइन किए जाते हैं। मॉडल ही वो चीज है जिसके जरिए आप डिस्क्राइब करते हो कि आपके डेटाबेस में कौन कौन सा डाटा कहां कहां पे पड़ा हुआ है,
किस डाटा के साथ रिलेशन है और किसका डाटा का रिलेशन नहीं है, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन कि भाई कौन सा डाटा एंटर कर सकते हैं और कौन सा वाला डाटा एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने एक फील्ड बनाई डेटाबेस के टेबल के अंदर, नाम रखा रोल नंबर, और मैं रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूं कोई भी यहाँ पे एबीसी वगैरह एंटर नहीं कर सकता। तो वहां पे यूजर चाह के भी एबीसी का जितना मर्जी बटन दबाए एबीसी एंटर वहां पर नहीं होगी, और वहां पे सिर्फ रिस्ट्रिक्शन भी लगी और वहां पे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डाटा ही एंटर होगा, ठीक है। जिस तरह का चाहूंगा उस तरह का डाटा एंटर करूंगा। और अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं एग्जामिनेशन के अंदर भी और आपके पास अकाउंट ऑफिस भी, तो यहां पे जो भी मैं डाटा एंटर करूंगा रोल नंबर 1 का, वो उधर भी ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, क्योंकि इनके दरमियान में क्या बनाऊंगा, रिलेशनशिप। रिलेशन की वजह से यहां पे भी आप चेंजिंग करोगे, बाकी जगहों पे खुद ब खुद हो जाती है, ठीक है। तो कहता है मॉडल आल्सो डिफाइन द, यहां डिस्क्राइब द बेसिक ऑपरेशन ऑन द डाटा, कि डेटाबेस के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में भी ये बताता है कौन मॉडल किसके ऊपर किस तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं और किस तरह के ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म नहीं कर सकते। मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो 3 है। बड़ी जब क्लासेस में जाएंगे वहां जाके आप कैटेगरीज पढ़ेंगे और वहां जाके आपको पता चलेगा भाई ये तो कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल आपके पास इंटर लेवल पे 3 मॉडल बताए जा रहे हैं, हायरार्चिकल मॉडल है, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल है, ठीक है। तो हायरार्चिकल मॉडल के देखते हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली हायरार्ची के तरह ही है। जिस तरह बाबा आदम है, उनके आगे से बच्चे और उनके आगे से बच्चे हैं, उनके आगे से बच्चे, जिस तरह आपके दादा है, आपके दादा से आपके वालिद साहब, ठीक है, और आपकी फूफा वगैरह और आपके ताया चाचा वगैरह, ठीक है। फिर आगे उनके बच्चे हैं, फिर आपके पेरेंट्स के हैं, ठीक है, जिनमें से आप लोग हैं, फिर वो आपके चाचा के और ताया के वगैरह के बच्चे हैं। तो ये हायरार्चिकल मॉडल कहलाता है। और इसकी पहचान क्या होती है, तमाम सिबलिंग के पेरेंट एक ही होते हैं। आप तमाम बहन भाइयों का पेरेंट एक ही है। ये इसी तरह सेम टू सेम यही बुक में आपको एग्जांपल मिलेगी कि यहाँ पे तमाम सिबलिंग जो है उनका पेरेंट एक ही है। जैसे एंटिटी नंबर 2 और 3 का पेरेंट 1 वाला ही है। इस तरह नीचे वाले लेवल पे आ दो, एंटिटी 4 और 5 का, ये दोनों जो सिबलिंग्स हैं इनका पेरेंट एक ही है, ठीक है। तो ये बड़ी क्लासेस में सेम टू सेम इसी तरह ये वर्ड यूज किए जाते हैं। और ये जब डायग्राम बनाते हैं तो इनको आप लोग नोड भी बोलते हो, एंटिटी भी बोलते हो, और जब इसे बना लेते हैं तो आप लोग इसे बनने के बाद टेबल के नाम से भी जानते हो। तो डेटाबेस के अंदर हमने पढ़ा ना भी कि टेबल होते हैं, तो ये टेबल ही है। लेकिन डायग्राम के अंदर आप इसे एंटिटी डायग्राम की फॉर्म में डेटाबेस को ड्रॉ करते हो, तो आप लोग इनको एंटिटी या नोड के नाम से पुकारते हो। तो हायरार्चिकल मॉडल में कहता है रिकॉर्ड आर अरेंज्ड इन अ हायरार्चिकल लाइक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है कि एक सीईओ साहब है, नीचे उनके डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, चीफ है, ठीक है, जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के नीचे एम्प्लॉय है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट की तरह ही होता है, यहाँ आपकी हायरार्ची की तरह ही है, जैसे आपकी फैमिलीज में हमारी आपके और हमारी फैमिलीज के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ टर्म है यहाँ पे नोट करने वाली, वो मैं आपको प्रोमिनेंट बताता चलूं कि एक तो इनको नोड या सेगमेंट कह के भी पुकारते हैं इन एंटिटीज को, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे ऊपर बैठा होता है, जो दादाजी बैठे हैं ऊपर, ये बाबा आदम जो था इंसानों का, ठीक है, तो इसे रूट बोलते हैं, जड़, रूट नोड, खाली रूट भी बोलते हैं, ROOT रूट, और रूट नोड भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी सारों का नोड और एक लेवल वाले तमाम नोड सिबलिंग कहलाते हैं, अगर उनका पेरेंट जो है कनेक्शन जो है एक ही एंटिटी से आ रहा हो। जैसे कि दोनों सिबलिंग है, ये दोनों सिबलिंग्स हैं, ठीक है। और बाकी पेरेंट और चाइल्ड वाली टर्म एज इट इज यूज होती है। जैसे रियल लाइफ में आप लोग अपने पेरेंट के साथ यूज करते हो कि वो आपके पेरेंट, आप उनके चाइल्ड हो, आपके बहन भाई आपस में सिबलिंग है, सेम टू सेम वही टर्म यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे नेटवर्क मॉडल, हमारे पास अगला मॉडल जो है वो नेटवर्क मॉडल है। इसमें एक मसला है, यहां पे आपके पास किसी भी एंटिटी के यानी कि नोड के सेगमेंट के पेरेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन 1 पेरेंट। जरूरी नहीं है लेकिन हो भी सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में देखें, एंटिटी नंबर 1 के अंदर एरो जो आ रहा है एक ही साइड से आ रहा है एंटिटी नंबर 2 से, तो एंटिटी नंबर 1 का पेरेंट तो एक ही है। लेकिन आगे देखें, एंटिटी नंबर 4 को देखें तो एंटिटी नंबर 2 से भी एरो जा रहा है, 1 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, और एंटिटी नंबर 5 से भी आ रहा है। तो एंटिटी नंबर 4 के पेरेंट कितने, 1 2 3 और 4। तो यहां पे एक से ज्यादा आपके पास क्या होते हैं, पेरेंट होते हैं किसी नोड।
सारों के नहीं जरूरी, जहां पे जरूरी हो वहां पे आप एक से ज्यादा पेरेंट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये एक्चुअल में फ्लॉज पूरे कर रहा है कि पिछले मॉडल में जो फ्लॉ था कि अगर मैं इस वाली एंटिटी को, इस वाले टेबल को इसके साथ जोड़ना चाहता हूं तो डायरेक्ट नहीं ये जोड़े हुए थे, ठीक है। तो इस मसले का हल निकालने के लिए ये वाला मॉडल बनाया गया था जिसे आप लोग क्या कहते हो, नेटवर्क मॉडल। और इसमें क्या कहता है किताब में, सिमिलर टू द हायरार्चिकल मॉडल, होता तो हायरार्चिकल की तरह ही है, ठीक है, बट एक डिफरेंस है, और वो क्या है, चाइल्ड नोड में हैव एनी नंबर ऑफ पेरेंट, कई नंबर, एक से ज्यादा यहां पे किसी भी चाइल्ड के पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है। बस ये इसके अंदर चेंजिंग है। नेक्स्ट आपका आज का तीसरा और आखिरी मॉडल है। इसके बाद सिर्फ आपके दो क्वेश्चन है, दो आपके मेन क्वेश्चन और आपके चैप्टर खत्म है। तो तीसरा मॉडल आपके पास कहता है रिलेशनल मॉडल। ये पिछले दोनों से जरा चेंज है। यहां पे क्या होता है, टेबल की बुनियाद पर आप डिसाइड करते हो, अगर किसी टेबल का किसी टेबल के साथ रिलेशन होना चाहिए तो बना देते हो, नहीं तो लवारिस छोड़ देते हो। तो यहां पे कोई लवारिस भी होता है, किसी का पेरेंट नहीं भी होता, और किसी का पेरेंट होता है। जैसे एंटिटी नंबर 3 का पेरेंट है, लेकिन एंटिटी 1 और एंटिटी 4 का कोई भी पेरेंट नहीं है, ठीक है। एंटिटी 2 का चाइल्ड तो है, लेकिन बाकी किसी का चाइल्ड भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल का रिलेशन जो है वो जरूरत के मुताबिक बनाया जाता है। कहीं पे जरूरत है तो बना दो, नहीं जरूरत तो उनको अलग अलग छोड़ देते हैं। ऐसे में इस मॉडल को वो क्या बोलते हैं, रिलेशनल मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमारी मॉडल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। होप सो आपको सारी समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।